मीरा आज बहुत खुश थी। अनाथालय में पले बढ़े होने के कारण हर बार उसने अपनी इच्छाओं को मारा था, मगर आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। आज उसने छोटे शहर में ही सही मगर अपनी एक पहचान बनाई थी। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और आज तो उसे अपने ऑफिस में बेहतर पत्रकार के खिताब से पुरस्कृत किया गया था। खुशी और गर्व से उसकी आंखें चमक रही थी। वह इस खुशी को उस इंसान के साथ जल्द से जल्द बांटना चाहती थी जो सही मायने में उसकी तरक्की से खुश था, जिसका नाम था संजय। वह भी मीरा की ही तरह अनाथालय में पला बढ़ा था और आज उसने भी समाज में अपने लिए एक खास जगह बनाई थी। वह एक एनजीओ चलाता था जो बेघर बेसहारा लोगों को आसरा और काम दिलाते थे। अभी 5 साल पहले ही जब संजय मीरा के ऑफिस किसी काम के सिलसिले में आया था, तो वहीं उसकी मुलाकात उससे हुई थी। उसी समय मीरा ने नई नई नौकरी शुरू की थी। हमेशा डरी सहमी मीरा के चारों तरफ उसने अपने शब्दों की ऐसी ढाल तैयार की थी कि आज मीरा आत्मविश्वास से भरी थी। ऐसे बार बार काम के सिलसिले में आने की वजह से एक दूसरे की अच्छी पहचान हो गई थी और यह पहचान धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई थी। वैसे संजय के मन में मीरा के लिए कुछ और भी था, लेकिन उसने कभी भी उसके सामने अपने इस एहसास को जाहिर नहीं किया था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि मीरा उसके बारे में क्या सोचती है। इसलिए जैसे चल रहा था वैसे चलने दे रहा था। लेकिन दोनों जब भी मिलते घंटों बातें करते, एक दूसरे की सुनते और कोई तो था भी नहीं इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा। इधर मीरा भी हमेशा यही सोचती थी कि संजय पता नहीं उसके बारे में क्या सोचता है। कभी वह अपने प्यार का इजहार नहीं करता तो मैं कैसे बोलूं, इसलिए वह भी चुप ही रहती। उधर जैसे ही मीरा के ऑफिस की छुट्टी हुई, उसने तुरंत ही ऑफिस के पास की टेलीफोन बूथ से संजय के ऑफिस फोन किया, मगर पता चला कि वह घर के लिए निकल गया था। वह भी रिक्शा बुला तुरंत ही संजय के घर की तरफ चली गई। जैसे ही वह संजय के घर पहुंची, संजय भी उसे देखकर काफी खुश हुआ। काफी दिनों से काम में व्यस्त रहने की वजह से वे एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। उसने तुरंत ही मीरा के लिए चाय चढ़ाई और पास जाकर जल्दी से समोसे ले आया। जैसे ही संजय समोसे लेकर आया, उसने संजय को पास बिठाया और अपने पुरस्कार के बारे में बताया। संजय भी फूला नहीं समा रहा था। वह मीरा के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन आगे जो मीरा ने उससे कहा वह सुनकर वह थोड़ा मायूस हो गया था। मीरा ने कहा पुरस्कार के रूप में उसे दिल्ली के ऑफिस में 5 महीने और काम सीखने के लिए भेजा जा रहा है। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आएगा तो वह वहीं पर मुझे नियुक्त कर लिया जाएगा। सोचो संजय, यह मेरे जीवन का कितना खूबसूरत पल है। फिर खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं कभी दिल्ली गई नहीं, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। संजय जो यह सब सुनकर मायूस सा हो गया था, समझाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें पुरस्कार मिला, तुम्हारी तारीफ हुई, लेकिन दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? तुम वैसे भी बहुत जानती हो और तुम यह भी कह रही कि तुम्हें वहां नौकरी भी मिल सकती है। आखिर क्यों करना है ये? अच्छा तो चल रहा है सब हमारा यहाँ। इस तरह संजय ने मीरा को बहुत समझाने की कोशिश की। वह किसी भी तरह से मीरा को दूर जाने से रोकना चाहता था, मगर उसकी किसी भी बात का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा ने वह बात कह दी
जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि तुम मेरी तरक्की से अब चिढ़ने लगे हो। मैं तुमसे आगे बढ़ूं या तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं आओगे तो मैं दिल्ली नहीं जा सकती? जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। मुझे तो इसी तरह एक एक करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे, मगर कोई बात नहीं। अपनी मंजिल तक मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहकर जो वह मुड़ी, वह दिल्ली जाने के दिन भी उससे मिलने नहीं आई और न ही संजय को जाने की सूचना दी। संजय को अंत तक यह यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा अपने करियर और नौकरी को लेकर इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी कि उसे उसका ध्यान तक नहीं रहेगा। बहुत उदास हो गया था वह। महीने में वह एक दो बार ज़रूर मीरा के ऑफिस का चक्कर लगा लिया करता था कि उसकी कोई खबर आई क्या, या वह कब वापस आ रही है। उसे बार बार यही ख्याल खाई जाती थी कि मीरा के कहने पर भी वह उसके साथ दिल्ली नहीं गया। अब पता ना वह वहाँ कैसी होगी। मगर दूसरी तरफ यह याद कर गुस्से से भर जाता था कि ना तो उसने जाते वक्त इसकी खबर ली और ना वहाँ पहुँचकर ही कुछ बताया, ना कोई खत लिखा। इसी कश्मकश में 6-7 महीने बीत गए, मगर मीरा की कोई खबर नहीं आई। एक शाम जब वह ऑफिस से घर आया तो अनायास ही मीरा के बारे में सोचकर उदास हो गया। वह रात भर इसी बेचैनी में रहा कि वहाँ सब ठीक तो होगा, सब मेरी गलती है, मैंने उसे वहाँ अकेले क्यों जाने दिया। रात बड़ी मुश्किल से कटी। फिर वह अगली सुबह मीरा के ऑफिस पहुँच गया। वहाँ बार बार जाने और मीरा की खोज खबर लेने से मीरा की एक दोस्त स्नेहा ने उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसकी नज़र तुरंत ही स्नेहा पर गई। वह स्नेहा के पास मीरा की खबर लेने गया और इससे पहले कि वह मीरा के बारे में कुछ पूछता, स्नेहा ने कहा, कल मीरा का खत मिला। संजय ने स्नेहा की बात को काटते हुए कहा, मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? कैसी है वह? कब आ रही है वापस? स्नेहा संजय को किनारे ले आई और थोड़ा कड़े शब्द में कहा, भूल जाओ उसे। उसने वहीं रहने का मन बना लिया है और उसने वहाँ शादी भी कर ली है। संजय को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसने कहा, उसने एक बार भी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। स्नेहा थोड़ी देर वहाँ रुक कर वहाँ से चली गई। संजय बहुत देर वहीं जड़ बना खड़ा रहा। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा ने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और अपने घर चला गया। 20 दिनों तक वह दिन दुनिया से बेखबर मीरा के ख्यालों में ही डूबा रहा। मगर फिर हिम्मत जुटाते हुए वह अपने ऑफिस वापस आया और खुद को मीरा की यादों से दूर करने लगा। मगर यह उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। इस तरह दिन बीतते गए। देखते देखते साल हो गए। संजय बड़ी मुश्किल से मीरा की यादों से उबर पाया था। मीरा के साथ बीता हुआ पल उसके लिए सपने के समान था, जो हर रात उसकी नींद उड़ाता था। रविवार का दिन था। वह अपने घर में बैठे अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी एक रिक्शा उसके घर के पास आकर रुकी। पहले तो संजय ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब उसके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो उसे यकीन हुआ कि उससे ही मिलने कोई आया है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, स्नेहा उसके सामने खड़ी थी। तुरंत ही स्नेहा ने कहा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। संजय ने आश्चर्य से घर से बाहर निकलकर देखा। वहाँ मीरा खड़ी थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या करने आई है ये यहाँ? इनका मेरे से क्या वास्ता?
स्नेहा ने बात संभालते हुए कहा, अरे पहले अंदर तो आने दो, फिर जो चाहे बोल लेना। फिर संजय ने गौर से देखा और अभी सोच ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मीरा के साथ और कुछ बोलता, तभी स्नेहा मीरा का हाथ पकड़कर धीरे से उसे घर के अंदर ले आई। मीरा का चेहरा भी पूरा बिगड़ा हुआ था। मीरा ने संजय से कहा, बात नहीं करोगे? गुस्सा तुम हो तो मैं भी हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की छुट्टी में यहाँ आई हूँ। कल ही मेरे पति यहाँ मुझे छोड़कर गए हैं। उन्हें 2 साल के लिए कनाडा जाना है, तो सोचा थोड़ा अपने शहर घूम आऊं। इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा। काफी बदल गया है ये शहर, तुम भी तो बदल गई है ना? संजय ने बेचैन होकर कहा, वैसे ये सब छोड़ो और यह बताओ तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? इतना कह संजय भाव विभोर हो गया। स्नेहा ने उसे ढांढस बंधाया और दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ वहां से चली गई। फिर मीरा ने कहा कि कैसे उसकी दिल्ली में एक वाहन दुर्घटना में उसकी आंखें चली गई। फिर कैसे नवीन उसके पति उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आए। वह उससे उसके इस हाल के बावजूद भी बहुत प्यार करते थे। वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनके बिना रह नहीं सकती, लेकिन उसके पति को अचानक से कनाडा जाना पड़ा, जिस वजह से वह यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए। संजय मीरा की आपबीती सुन बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वह मीरा के बुरे समय में उसके साथ नहीं था, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसे कोई सच्चा प्यार और ध्यान रखने वाला साथी मिल गया था। अपने मन के दुख और बैर को भूलते हुए उसने शांत भाव से मीरा से पूछा, चाय लोगी? मीरा ने भी हामी भरी। फिर चाय बनाते बनाते संजय ने मीरा से पूछा, कहाँ रुकी हो? मीरा ने कहा, स्नेहा के घर रुकने का सोचा था, मगर अभी उसकी शादी हो रही है तो वह व्यस्त रहेगी। अभी तक और तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ, तो वही तुम्हारे पास पूछने आई थी कि तुम्हारे एनजीओ की तरफ से कुछ इंतजाम हो सकता है क्या रहने का? संजय उत्तेजित हो बोला, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। जब तुम्हारे पति आए तो तुम चली जाना। इस हाल में कैसे तुम अकेले रहोगी? मगर मीरा नहीं मानी और संजय को मीरा के लिए एक रहने की जगह का इंतजाम करना पड़ा। मगर संजय इस बात से खुश था कि मीरा के लिए घर उसके घर के पास ही मिल गया था, ताकि समय समय पर वह उसकी मदद कर सकता था। फिर तो मीरा और संजय का रोज ही मिलना होने लगा। संजय की मानो पुरानी खुशी वापस लौट आई थी। उसे फिर से मीरा के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था, जबकि वह इस बात से अनजान नहीं था कि मीरा अब उसकी कभी नहीं हो सकती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। मीरा बार बार संजय से पूछती, मेरा कोई खत आया है क्या? मगर संजय हर बार मना कर देता। मीरा हर वक्त अपने पति की बातें करती और उसके खत का इंतजार करती। ऐसा करते 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन संजय खुशी खुशी मीरा के घर आया और कहा, तुम्हें पता है मैं क्या लेकर आया हूँ? क्या? मीरा ने पूछा। संजय ने कहा, नवीन का खत। यह सुन मीरा भी फूली न समाई। कब मिला? मीरा ने पूछा। आज ही मेरे ऑफिस के आगे पड़ा मिला। फिर मीरा ने याद करते हुए कहा, हाँ मैंने नवीन को वहीं का पता दिया था। फिर मीरा ने कहा, पढ़ो ना, क्या लिखा है? संजय ने कहा, मैं पढ़ूं? तभी मीरा ने कहा, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, मुझे तो आंखों से दिखता नहीं। फिर संजय ने पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीरा, कैसी हो? तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। मन होता है या तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं या तुमको अपने पास बुला लूं। तुम्हारे बिना एक पल भी काटना पहाड़ जैसा लगता है। तुम मेरे दिल दिमाग में बसी हो। तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता।
हर पल ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ, धीरे धीरे और भेजूंगा। तुम किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर अपने आँखों के इलाज के लिए बात करती रहो। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा नवीन। खत पढ़ने के बाद संजय ने मीरा को पैसे और खत दोनों पकड़ा दिए और कहा, तुम्हारा पति बहुत प्यार करते हैं तुमको, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। और कहा, तुम बेकार खत के लिए इतनी परेशान हो रही थी। 19 फरवरी को लिखा खत आज 20 मार्च को मिला है। तुम ऐसे हिम्मत न हारा करो, कनाडा इतना भी पास नहीं है। और हाँ, तुम एक अच्छे से आँख के चिकित्सक से मिलना शुरू करो। मैं कुछ पता करता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। इतना कह संजय अपने घर चला गया। फिर ऐसे ही जब नवीन का खत आता, संजय उसे मीरा के लिए पढ़ता और पैसे मीरा को दे दिया करता। इधर संजय ने मीरा के लिए एक अच्छे चिकित्सक का पता लगाया, जो शहर में अभी नया नया ही खुला था। वहाँ हर तरीके के आधुनिक इलाज की सुविधा थी। संजय मीरा को उस चिकित्सक के पास ले जाने लगा। सारे जांच होने के बाद सर्जरी का एक निर्धारित समय तय हुआ। सर्जरी 1 महीने बाद होनी थी। एक शाम संजय फिर से मीरा के लिए उसके आए खत को पढ़ रहा था। तभी स्नेहा भी मीरा का हाल लेने वहां आ गई। स्नेहा ने कहा, चलो अच्छा है, सर्जरी के बाद तुम फिर से देख पाओगी। इस पर मीरा ने कहा, नहीं करानी मुझे कोई सर्जरी। संजय ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? इतने पैसे का इंतजाम, इतनी भागदौड़ कौन करेगा? और मैं तुम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मेरे पति वापस आएंगे तभी मैं अपना इलाज कराऊंगी। इस पर संजय ने झंझलाते हुए कहा, कितनी मुश्किल से एक सर्जन का पता चला है। तुम क्यों नहीं अपने पति को आज ही खत लिखकर बता देती? वह समय निकल कर आ जाए। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं, लेकिन सर्जरी नहीं टालो। बड़ी मुश्किल से एक अच्छे सर्जन ने सर्जरी का समय दिया है। मीरा बिल्कुल खामोश हो गई। फिर कहा, तुम्हें क्या करना है? मैं कभी भी इलाज कराऊं। जब मेरे पति आएंगे मैं करा लूंगी। तभी स्नेहा ने कहा, अब और मत छुपाओ मीरा, जो सच है वो बता दो। मीरा फिर अपने मन के भाव को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। संजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। संजय ने कहा, क्या बात है, कोई बताएगा मुझे? स्नेहा ने बड़ी मुश्किल से मीरा को शांत किया। फिर मीरा ने कहा, मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। मैं कभी दिल्ली गई ही नहीं। जिस रात मैं तुम्हारे घर से निकली, उसी रात मेरे रिक्शे की एक कार से बहुत बुरी तरह टक्कर हो गई थी। रिक्शे वाले की वहीं मौत हो गई, लेकिन जिस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी वह एक चिकित्सक की थी। उसने मेरी जान बचाई और कई दिनों तक अपने अस्पताल में दूसरे बड़े डॉक्टर से मिल मेरा इलाज किया। जब मैं महीनों बाद होश में आई तो उसने अपने किए की माफ़ी मांगी और पुलिस में जाने से मना किया। मैं खुद इस हाल में नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं। फिर उसने अपने घर रुकने कहा ताकि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं। उसने मुझसे मेरे जानने वाले के बारे में पूछा, मगर मैं अपने इस बेबस हाल लिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी। फिर मैंने स्नेहा को वहां बुलाकर अपना हाल बताया और तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया। फिर स्नेहा ने भी बोला कि तुम मुझे बार बार खोज रहे हो। मैं चुपचाप स्नेहा के साथ यहाँ आकर इसके घर रहने लगी और अपनी शादी की झूठी खबर के बारे में तुम्हें कहलवाया ताकि तुम मुझे भूलकर कहीं शादी कर लो। मेरे लिए भी आसान नहीं था संजय, तुमसे अलग रहना। मेरी जिंदगी हो तुम। यह कह मीरा फूट फूट कर रोने लगी। और अब यह सर्जरी का बोझ मैं नहीं डाल सकती तुम्हारे ऊपर, इसलिए अब मैं और अपना सच नहीं छुपा सकती। तभी संजय ने चिल्लाकर कहा, मगर ऐसा हुआ नहीं था।
कितना दुख दिया है तुमने मुझे अपनी एक नासमझी की वजह से, और मैं पागल की तरह सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए झूठी चिट्ठियां सुनाता रहा। मुझे लगता था कि तुम्हारे पति को तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं, इसलिए वह तुम्हें खत नहीं लिखते। मुझे क्या पता था इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने सिर्फ मुझे खुद से दूर करने के लिए। मीरा ने संजय के पास जाकर रोते हुए कहा, तुम जब मुझे खत पढ़कर सुनाते थे, मुझे पता होता था कि तुम अपना हाल सुना रहे हैं, मगर मैं अपनी बेबसी तुम पर डालना नहीं चाहती थी। बहुत झेला है तुमने बचपन से। मैं चाहती थी तुम्हारे आगे की जिंदगी बिना किसी दुख तकलीफ के बीते। मेरे पास तो जो होना था हो गया। फिर संजय ने जोर से मीरा को गले लगा लिया और कहा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और इसमें किसी तरह का सौदा नहीं होता। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, और अब सजा मत दो मुझे अपने से दूर रहने की। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। स्नेहा से भी यह सब ना देखा गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर निर्धारित समय पर संजय ने मीरा की आंखों का इलाज कराया। दोनों ने अपनी एक दुनिया बनाई जहां सिर्फ प्यार ही प्यार था। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।